अगर आपको पता नहीं है तो AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप दुनिया में बहुत ही रेयर पाए जाते हैं। आप ये समझिए कि 1000 में से आपको उस ब्लड ग्रुप का एक भी इंसान नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ भानुशाली परिवार के 300 लोगों में से 3 लोग उस ब्लड ग्रुप के मिल गए थे। अब आप खुद सोचिए, नर्स सरप्राइज नहीं होती तो क्या होती। अचानक से भानुशाली परिवार के एक मेंबर ने इनपेशेंट होते हुए कहा, नर्स, क्या हम जान सकते हैं कि वो 3 लोग कौन हैं जिनका ब्लड ग्रुप मैच हुआ है? नक्श, दर्पण और कुणाल, सीधे और स्पष्ट अंदाज में नर्स ने जवाब दिया। ये सुनते ही बाकी के भानुशाली परिवार के मेंबर ने राहत की सांस ली। यशवर्धन भानुशाली, जो अभी अभी नींद से जागे थे, वो 3 नाम सुनकर उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। कोई भी मरना नहीं चाहता है और यशवर्धन भी कोई एक्सेप्शन नहीं थे। आप सभी तैयार रहिए। अच्छा यही रहेगा कि आप तीनों एक दूसरे से डिस्कस कर लें कि ब्लड कौन डोनेट करेगा। मैं भी स्पेशलिस्ट टीम को इन्फॉर्म कर देती हूँ और सर्जरी की तैयारी शुरू करवा देती हूँ। ये बोलने के बाद उस नर्स ने टेस्ट शीट को अपने हाथ में लेकर और वार्ड से बाहर निकल गई। सभी की आंखें नक्श और बाकी के 2 लोगों पर जाकर अटक गई थी। दर्पण भानुशाली ने गहरी सांस लेते हुए कुणाल का कंधा थपथपाते हुए कहा, क्या तुम नाना जी को ब्लड डोनेट कर सकते हो? नक्श तो वैसे भी भानुशाली परिवार का सदस्य नहीं था, लेकिन भला हो नक्श का, इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी वो अपने दादाजी से मिलने आया। यही काफी है, वो क्यों ब्लड डोनेट करेगा? मामा जी, क्या कहा आपने? शॉक्ड होते हुए कुणाल ने दर्पण की ओर देखते हुए कहा, मैंने कहा कि तुम अपने नाना जी को ब्लड डोनेट करोगे। ये बोलते हुए दर्पण के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए थे। उसे समझ आ गया था कि कुणाल किस तरह से सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि कुणाल दर्पण को मना करता, यशवर्धन भानुशाली जो बिस्तर पर लेटे थे, अचानक से उनका मुंह खुला। नहीं, मैं चाहता हूँ कि नक्श मुझे ब्लड डोनेट करे। एक ही पल में यशवर्धन ने सारा माहौल बदल दिया था और सभी लोग यशवर्धन को देखने लगे। उनकी आंखों में डाउट भी दिख रहा था। तो कुछ को समझ आ गया था कि नक्श को चुनने के पीछे की क्या वजह है। यशवर्धन एक तरीके से दर्पण और कुणाल को इस मुसीबत से बचाने में मदद कर रहे हैं। सोचिए, एक बाप अपने बेटे और नाती के बारे में कितना सोच रहा है, लेकिन अपने पोते की जान को खतरे में डालने के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्या नक्श को इसलिए यहाँ बुलाया गया था? नक्श, तुम तो पहले से ही दूसरे परिवार के घर जमाई बन बैठे हो। तुम्हारी बीवी तुम्हें पूरी जिंदगी सपोर्ट भी करेगी, लेकिन दर्पण ने तो अभी अभी परिवार की बागडोर संभाली है और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो उसके बिना नहीं हो सकते हैं। परिवार को दर्पण की बहुत ज़रूरत है। यशवर्धन ने रीजन्स देना शुरू कर दिया था। रही बात कुणाल की, तो तुम्हें पता है कि तुम्हारी बुआ का वो इकलौता बेटा है और एक माँ अपने इकलौते बेटे की जान की बाजी कैसे लगा सकती है। उसका ब्लड डोनेट करना न सिर्फ डेंजरस है, बल्कि उसके शरीर के लिए काफ़ी हार्मफुल भी है। वो अभी बहुत जवान है, वो इतना बड़ा रिस्क नहीं उठा सकता है। हालांकि यशवर्धन की आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन सभी को बहुत अच्छे से सुनाई दे गया था और सभी समझ गए थे यशवर्धन भानुशाली चाहता क्या है। चलो माना कि यशवर्धन नहीं चाहते कि दर्पण और कुणाल अपनी जान का खतरा उठाएं, लेकिन कम से कम वो रीजन्स तो सही दें। नक्श भी अपने पेरेंट्स का इकलौता लड़का है, तो उसकी जिंदगी को रिस्क में डाला जा सकता है, तो फिर कुणाल का क्यों नहीं? जैसे ही नक्श ने यशवर्धन की बात सुनी, वैसे ही वो जोर जोर से हंसने वाला था। अगर कुणाल जवान है तो क्या नक्श बूढ़ा है? क्या यशवर्धन को सिर्फ कनिका की ममता दिखती है, जानकी की ममता का क्या? अगर कुणाल ब्लड डोनेट करेगा तो उसकी हेल्थ इफेक्ट होगी, लेकिन अगर नक्श ब्लड डोनेट करेगा तो क्या उसे कुछ नहीं होगा? नक्श को ये भी समझ नहीं आया कि यहाँ जावेरी परिवार और उसके घर जमाई का क्या संबंध है। अगर नक्श की बीवी उसे सपोर्ट करती है, उसे पाल सकती है, तो क्या भानुशाली परिवार कुणाल को सपोर्ट नहीं करता? क्या उसे पाल नहीं रहा है? इससे साफ पता चलता है कि यशवर्धन भानुशाली की क्या मानसिकता है। दादाजी, क्या आप लोगों को ये बोलते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? अपने आप को एजुकेटेड कहने वाले अपने मन में ऐसी सोच रखते हैं, तो फिर इतनी पढ़ाई का और इतने स्टेटस का मतलब ही क्या, जब आपकी सोच ही छोटी है? मन ही मन नक्श ने सोचा,
जब उसे एहसास हुआ कि उसके दादाजी उसके साथ गलत कर रहे हैं। नाना जी, आप सही कह रहे हैं। मुझे भी लगता है कि मेरा शरीर भानुशाली परिवार के लिए बहुत यूजफुल है, लेकिन ये नक्श तो पूरी तरह से यूजलेस है। अगर इसे कुछ भी हो गया तो क्या फर्क पड़ता है? नफरत भरी नजर से कुणाल ने नक्श की ओर देखते हुए कहा और अंदर ही अंदर राहत की सांस ली, जैसे मानो उसकी फांसी की सजा टल गई हो। सही बात है, वैसे भी तो नक्श तो कचरा है, इसका शरीर नेगेटिव खून से भरा हुआ है। तो अगर वो दादाजी को अपना खून दे देगा तो क्या हो जाएगा? भानुशाली परिवार ने भी तो उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, तो क्या समय आने पर वो परिवार का एहसान नहीं चुका सकता? अच्छी बात तो ये है कि उसके शरीर में ताकत भी बहुत है और उसका ब्लड ग्रुप भी मैच कर रहा है। बड़ों की मदद करना पुण्य का काम होता है। काश मेरा भी ब्लड ग्रुप मिलता तो मैं दादाजी की मदद जरूर करना चाहता। धीमी आवाज में सभी लोग एक दूसरे से डिस्कशन करना शुरू कर चुके थे। नक्श ने एक एक करके सभी को देखा और उसके चेहरे पर हंसी और भी ज्यादा निखर गई। नक्श, दर्पण भानुशाली को समझ आ गया था कि यशवर्धन क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये सब पास्ट में हुआ होता तो आंख बंद करके दर्पण उसे फॉलो करता, लेकिन चूंकि अब उसे पता चल गया था कि इन सब के पीछे कनिका का हाथ है, तो उसे नक्श के लिए बहुत ही गिल्टी फील हो रही थी। कनिका उसकी सगी बहन थी और उसने जो कुछ भी किया उसे बदला तो नहीं जा सकता है, लेकिन दर्पण उस सीक्रेट्स को अपने दिल में जरूर रख सकता है। शायद उसके पास इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं थी। क्या नक्श ने सुना नहीं? हम सभी को ऐसा फैसला लेना पड़ा, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें उस काम की अच्छी खासी कीमत दी जाएगी। ओनर और पैसा दोनों अलग अलग चीज होती हैं। वैसे भी अब तुम्हारे जीने का समय खत्म हो चुका है, लेकिन तुम अपने दादाजी को एक नया जीवन जरूर दे सकते हो। ये बोलते हुए कनिका के चेहरे पर सातिर मुस्कान देखी जा सकती थी। तुम्हें लगता है कि ये सब करने से तुम मुझसे अपना काम निकाल पाओगे? जोर जोर से हंसते हुए नक्श ने कहा। मैं ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम लोग अपनी महानता और उदारता को अपने जेब में रखो तो ज्यादा ही अच्छा होगा, क्योंकि मेरे सामने वो किसी काम के नहीं है। मैं भानुशाली परिवार के सारे रिश्ते पहले ही खत्म कर चुका हूँ, लेकिन मैं ब्लड देने के लिए इसलिए तैयार हूँ क्योंकि मैं दादाजी द्वारा किए हुए सारे एहसान चुकाना चाहता हूँ। जैसे ही नक्श के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही पूरे वार्ड में सन्नाटा पसर गया था। किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वो नक्श से बहस करे। नक्श, मुझे खुशी हुई कि तुम मेरी मदद करने के लिए मान गए। अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, अगर मैं और तुम जिंदा बचे, तो हम दोनों जो कुछ भी पास्ट में हुआ उसे भूल जाएंगे। तुम अपने पेरेंट्स को फिर से भानुशाली परिवार में ला सकते हो। हम तुम तीनों को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगे। खुशी के मारे यशवर्धन कुछ ज्यादा ही खुश हो गए थे। नहीं, कोई भी मेरे भाई को ब्लड डोनेट करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता है और ना ही मीठी मीठी बातों में फंसा सकता है। अचानक से एक कड़क आवाज सुनाई दी। इससे पहले कि भानुशाली परिवार के लोग रिएक्ट करते, कुशल अग्निहोत्री, जो पूरी तरह से गुस्से से भरा हुआ था, अपने कुछ आदमियों के साथ भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा और सीधा नक्श के पास जा पहुंचा। कुशल, तुम यहाँ मुंबई में क्या कर रहे हो? सरप्राइज होते हुए नक्श ने कहा। तुम्हें उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। मैं भी देखता हूँ कि दो भाइयों को यहाँ से जाने के लिए कौन रोकता है, गुस्सैल अंदाज में कुशल ने कहा। कुशल की लाल आंखों को देखकर भानुशाली परिवार के सभी लोगों के चेहरे नीचे झुक गए थे। उस दिन कुशल और उसके आदमियों ने भानुशाली परिवार के विला में जो कुछ भी किया, भानुशाली परिवार के लोग उसे अभी तक भूल नहीं पाए थे। तो फिर भला वो कुशल का सामना कैसे कर सकते थे? कुशल, ये भानुशाली परिवार के बीच का मामला है। हमारे परिवार के मामले में दखलंदाजी क्यों कर रहे हो? कनिका ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। कनिका के हिसाब से अगर नक्श अभी चला गया तो फिर उसके बेटे को ब्लड ट्रांसफर करना पड़ता, और ऐसा वो कैसे होने दे सकती थी? पिछली बार मैंने तुम्हारे साथ मैटर सेटल नहीं किया क्योंकि ये भानुशाली परिवार की उदारता है। हम जैसे का तैसा करने में बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें अग्निहोत्री परिवार से डर लगता है। अपने बेटे को बचाने के खातिर कनिका मैदान में कूद पड़ी थी और निडर होते हुए कुशल को जवाब भी दे चुकी थी। अच्छी बात है, तुम्हें डर नहीं लगता है, नफरत दिखाते हुए कुशल ने कनिका को देखकर कहा। अगर वाकई में भानुशाली परिवार के पास एबिलिटी है
तो आओ अग्निहोत्री परिवार से मुकाबला करो, फिर देखो मैं कैसे तुम्हें डिस्ट्रॉय करता हूँ। कुशल, इतना पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। नक्श को बहुत अच्छे से पता था कि कुशल का माथा कितनी जल्दी गर्म हो जाता है। नक्श, क्या तुम वाकई में बेवकूफ हो? तुम भूल भी कैसे सकते हो कि इन लोगों ने तुम्हारे पेरेंट्स के साथ और तुम्हारे दोस्तों के साथ क्या किया है? गुस्से में दहाड़ते हुए कुशल ने कहा। भले ही भानुशाली परिवार कितना ही हार्टलेस क्यों ना हो, लेकिन मैं उनकी काइंडनेस को कभी नहीं भूल सकता हूँ। आफ्टर ऑल इस परिवार ने मुझे 20 साल तक पाल पोस कर बड़ा किया है। भले ही नक्श अंदर से खुश नहीं था, लेकिन वो एहसान चुकाने की फिराक में था। इन लोगों के सामने उसका और कुशल का रिश्ता कंपेयर भी नहीं किया जा सकता था। कुशल, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम हद पार कर रहे हो। अगर नक्श अपनी इच्छा से ब्लड डोनेट करना चाहता है तो तुम्हें इसमें इतनी तकलीफ क्या है? ये उसकी इच्छा है, वो जो चाहे कर सकता है। नक्श को भानुशाली परिवार ने पाल पोस कर बड़ा किया है और आज हम सिर्फ उससे खून मांग रहे हैं, उसकी जान नहीं। एक तरफ जहां सभी लोग कुशल को अपने काम से काम रखने के लिए कह रहे थे, तो दूसरी तरफ फुल एटीट्यूड में कुणाल के कदम कुशल की तरफ बढ़े। क्योंकि तुम अग्निहोत्री परिवार के उत्तराधिकारी हो, इसलिए हमने हमेशा तुम्हें टॉलरेट किया। लेकिन अब बस बहुत हुआ तुम्हारा। आज के इस मैटर में तुम्हें इतनी होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। और ये मत भूलो कि ये मुंबई है, तुम्हारा सूरत नहीं। और एक बात बताओ, नक्श अपना खून दे या अपनी जान दे, तुम्हें इससे क्या मतलब है? वैसे भी वो यूजलेस इंसान है। अगर सर्जरी के दौरान उसे कुछ भी हो गया तो ये उसका लुकआउट है, हमारा नहीं। उसकी बीबी को संभालने के लिए तुम तो हो ही ना, फिर दिक्कत क्या है? अभी भी समय है, शांति से यहाँ से चले जाओ, वरना बाद में बोलना मत कि मैं इम्पोलाइट हो गया, कड़क अंदाज में कुणाल ने कहा। लेकिन जैसे ही कुणाल के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही कुशल के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए थे। अबे तू अपने आप को समझता क्या है? तुझे लगता है कि तू मेरे सामने आकर ये सारी बकवास कर सकता है? ये बोलते हुए कुशल ने कुणाल की कॉलर पकड़ी और उसे अपनी तरफ खींचा। इतना ही नहीं, अपनी एक टांग उठाते हुए कुशल ने कुणाल की पेट में एक जोरदार लात से स्वागत कर डाला था। एकाएक जोरदार लात खाने से कुणाल का चेहरा पूरा पीला पड़ गया था और 3 से 4 गोते खाने के बाद वो पूरी तरह से जमीन पर गिर पड़ा था। लेकिन कुशल का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था। उसने कुणाल के बाल को पकड़ा और उसे हल्का सा ऊपर उठाते हुए उसके चेहरे पर तपड़ तपड़ थप्पड़ मारना शुरू कर दिया था। एकाएक पूरे वार्ड में सन्नाटा पसर गया था। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कुशल बिना किसी वार्निंग के अटैक करेगा, वो भी कुणाल के ऊपर। सभी शॉक्ड रह गए थे। हालांकि किसी की भी कुशल और कुणाल के बीच में पड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी।